गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग ये माइंड वेंटिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सेकंड एसएमसी का 2015 का माइंड वेंटिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इवाशी ऑफ ए फैन हैज एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर एट द बेस एंड 10 मीटर स्क्वायर एट द आउटलेट, ठीक है। इवाशी क्या होता है कि डिफ्यूजर एंड इवाशी दोनों होते हैं ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग डक्ट, है ना। ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग डक्ट मतलब ये कुछ इस तरह से ये एक्सपेंड करते रहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या रहता है कि ये पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूजफुल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका यूज क्या है? इट कन्वर्ट्स ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू यूजफुल प्रेशर एनर्जी, ठीक है, इनटू यूजफुल प्रेशर एनर्जी, ठीक है। और हम लोग डिफ्यूजर को याद रखेंगे कि डिफ्यूजर को हम लोग फोर्सिंग फैन के साथ यूज करते हैं, डिफ्यूजर को फोर्सिंग फैन के साथ, और इवाशी को एग्जॉस्ट फैन के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है? ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग डक्ट इस तरह होता है, ठीक है। ये प्रेशर, ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? यूजफुल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए अब इसका न्यूमेरिकल है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो हेड डेवलप्ड बाय इवाशी का फॉर्मूला है, मैं एक पीपीटी ही ले लेता हूँ ना, उसमें बेटर हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, जो चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट होगा, ठीक है। तो एक मैं पीपीटी ले लेता हूँ, तो उसमें लोग सॉल्व करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये पीपीटी ले लिया, क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो इसको क्या बोला? 4 मीटर स्क्वायर एट द बेस है, ठीक है। बेस पे 4 मीटर स्क्वायर और आउटलेट पे है 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया एट 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? बेस का एरिया है ना। आउटलेट का एरिया क्या है? आउटलेट का एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आउटपुट ऑफ फैन क्या है? क्वांटिटी इज इक्वल्स टू है 6000 मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 6000 बाय 60, ठीक है। इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 60 तो 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? क्यू हो गया, क्वांटिटी ऑफ एयर हो गया, ठीक है। तो बेस पे यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है इवाशी का हेड इक्वल्स टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू एफिशियंसी, है ना। V1 क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ एयर जो बेस पे होता है, और V2 होता है कि वेलोसिटी ऑफ एयर एट द आउटलेट। उतना डिटेल में लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह का कमी है, तो समझते हैं, ठीक है। V1 क्या है? वेलोसिटी एट द बेस। जैसे सपोज ये फैन है ना। इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक इवाशी लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एयर होता है वो V1 होता है, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एयर होता है V2। तो क्वांटिटी कितना क्यू फ्लो हो रहा है, यानी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा? Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो V इक्वल्स टू Q बाय A होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से V1 इक्वल्स टू क्या होगा? क्वांटिटी कितना है? 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर V1 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह यहाँ V2 समझते हैं। V2 इक्वल्स टू भी ये क्वांटिटी 100 ही रहेगा, एरिया यहाँ पर कितना है? 10 मीटर स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर करें, सॉरी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो V1 हमको यहाँ से मिल गया, V1 मिल गया 25 और V2 मिल गया 10। अब इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो V1 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81। मान लेते हैं एफिशिएंसी क्या है इसका 100% है, ठीक है। तो 100/100 ये कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ पे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 625 माइनस ये 100/2 इंटू 9.81, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये 32 है। एक बार मैं कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व भी कर लेता हूँ, आप लोग भी साथ में चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 625 माइनस 100, ये 525 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जा रहा है, कितना आ रहा है 26.75, ठीक है। आंसर कितना है 26.75 मीटर। आंसर यहाँ से आया 26 पॉइंट h इज इक्वल्स टू 26.75, ये मीटर ऑफ एयर कॉलम होता है, ठीक है। तो हमको आंसर किस में लाना है, वाटर कॉलम में लाना है, ठीक है। तो प्रेशर बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H इंटू रो इंटू जी, ठीक है, H रो जी। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा H कितना है 26.75 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.2 इंटू 9.81। तो यहाँ से इतना मीटर प्रेशर जनरेट कर रहा है। उसको वाटर कॉलम में करना है, तो वाटर कॉलम में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए प्रेशर डेवलप ड्यू टू वाटर कॉलम, तो हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कीजिए। तो यहाँ से पी डब्ल्यू कितना होता है, तो एच इंटू जी इंटू पी डब्ल्यू, रो डब्ल्यू इक्वल्स टू 26.75 इंटू 1.2 इंटू ये 9.81। 9.81 और ये जी कट जाएगा, और रो डब्ल्यू होता है 1000, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 26.75 इंटू 1.2 बाय रो डब्ल्यू होता है 1000। तो यहाँ से आंसर आएगा मीटर में, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो में आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 32। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो रहा है, मैं ना एक पावर पॉइंट ले लेता हूँ, उसमें अच्छा सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितना बोल रहा था, ये क्वांटिटी कितना है 600 मीटर क्यूब पर मिनट था, ठीक है। 600 मीटर क्यूब पर मिनट, तो इसको हम लोग 600/60 मीटर क्यूब पर सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है, 100 मीटर क्यूब पर सेकंड यहाँ से आ रहा है। अब V1 इक्वल्स टू क्या होगा, Q/A1। तो यहाँ पर कितना बोल रहा था, एरिया कितना था फर्स्ट में 4 मीटर स्क्वायर था, तो 100/4 किए तो यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और फिर V2 इक्वल्स टू क्या किए, Q/A2 किए तो यहाँ 100/20 10 किए, यहाँ से क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। और हेड डेवलप बाई वाशी इक्वल्स टू होता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू एफिशियंसी, ठीक है। यहाँ हेड डेवलप बाई इवाशी आ गया। अब प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है एच रो जी, ठीक है। तो ये हेड डेवलप ऑफ एयर है, ठीक है ना, ऑफ एयर है। तो प्रेशर है एच रो जी फॉर्मूला होता है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा एच एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू ग्रेविटी। हमको वाटर कॉलम में लिखना है तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ से एक हाइट ऑफ एयर कॉलम आएगा, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटू डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 आएगा इक्वल्स टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम हमको निकालना है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ एयर कॉलम का यहाँ से वैल्यू आएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है, तो 32 इसका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Next question is sample of intake and return gas indicates methane percentage of 0.2 and 0.7 respectively when air circulates 20 meter cube per second along the face. The methane picked up by air in meter cube per second will be. इसमें क्या बोला है क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कि इनटेक में CH4 का परसेंटेज कितना है, वो 0.2% है और रिटर्न में CH4 का परसेंटेज है 0.7% है। क्वांटिटी ऑफ एयर कितना है, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, तो मीथेन कितना पिकअप कर रहा है, हवा में कितना मीथेन ऐड हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक गैस बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं उसको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, गैस बैलेंस इक्वेशन से, है ना। तो लगाते हैं गैस बैलेंस इक्वेशन। तो इनिशियली कितना क्वांटिटी फ्लो हो रहा है, तो 20 हो रहा है। ठीक है, इसमें मीथेन कितना है, तो 0.2% है, तो परसेंट मतलब बाय 100 प्लस ये कुछ मीथेन ऐड किया इक्वल्स टू, अब जो रिजल्टेंट एयर है उसमें एयर कितना, उसमें कितना एयर है, तो मीथेन 20 एयर था, अब इसमें क्या हो गया, क्यू मीथेन ऐड हो गया, है ना। अब इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, इंटू 0.7% है, तो बाय 100 यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ से 1000 हो जाएगा, यानी कि 40/1000 प्लस क्यू इक्वल्स टू यहाँ 20 इंटू 0.7, तो ये 14 प्लस 0.7 क्यू बाय यहाँ से 100। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 14 प्लस 0.7 क्यू। इसको फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.1। ठीक है, क्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When RPM of fan is increased by 1.5 times, ठीक है, तो प्रेशर डेवलप, तो प्रेशर डेवलप होता है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ आरपीएम। तो आरपीएम ऑफ फैन कितना हो जा रहा है, 1.5 टाइम्स, तो ये 1.5 का स्क्वायर होगा यानी कि 2.25 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर मेरा कितना होगा, 2.25 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो फिर से इसको समझते हैं कि इसमें बोल रहा है कि आरपीएम ऑफ फैन क्या है, कि 1.5 टाइम्स हम लोग बढ़ा दिए। तो इनिशियल प्रेशर कितना था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आरपीएम, तो इनिशियल प्रेशर था एन स्क्वायर था। ठीक है, अभी हम लोग क्या हुआ, P1 था, अभी P2 कितना हो गया, 1.5 एन हो गया। ठीक है, तो 1.5 एन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, 2.25 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question है, in case of solid blasting at the degree 3 gassy mine, the air quantity required at last ventilation of the district should not be less than, कि बोल रहा है कि डिग्री 3 गैसी माइंस है तो उसमें कितना हमको एयर क्वांटिटी सर्कुलेट करना है लास्ट वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और एयर क्वांटिटी हम लोग ऑक्सिलरी फैन की मदद से कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 568 मीटर क्यूब पर मिनट। आगे चलते हैं। फिर है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये ऑक्सिलरी फैन के बारे में है। बोल रहा है ऑक्सिलरी फैन को अर्थिंग चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फैन को अर्थिंग चाहिए, तो ऑक्सिलरी फैन को अर्थिंग चाहिए। ऑक्सिलरी फैन 50%, जैसे सपोज किसी एयर अवेलेबल है किसी हेडिंग में, ठीक है, तो उससे 50% से ज्यादा सर्कुलेट नहीं करना ऑक्सिलरी फैन को, नहीं तो रीसर्कुलेशन होगा, तो ये भी सही है।
Two auxiliary fans cannot be installed in district without permission of RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये भी सही है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग दो ऑक्सिलरी फैन को नहीं लगा सकते, अगर लगाना है तो हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेंगे। तो ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है, ऑक्सिलरी फैन इज इंस्टॉल्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट टू इंक्रीज द एयर क्वांटिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये गलत है, ठीक है। ऑक्सिलरी फैन को हम लोग किसी हेडिंग में लगाते हैं, क्या करता है ऑक्सिलरी फैन, स्पीड वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ा के तेज हवा से वहां पर हवा पहुंचाता है, ठीक है। ये किसी क्वांटिटी ऑफ एयर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं बढ़ाता, ये क्या करता है, किसी एक जगह से दूसरे जगह में हवा तेजी से पहुंचाता है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। और ऑक्सिलरी फैन को हम लोग, जो पर्सन उसका ऑथराइज्ड पर्सन है, बिना उसके परमिशन से हम लोग बंद भी नहीं करेंगे। इसके बारे में डिटेल रेगुलेशन 161 में दिया गया। तो गलत स्टेटमेंट क्या है, ये वाला है कि ऑक्सिलरी फैन किसी डिस्ट्रिक्ट में हवा का क्वांटिटी नहीं बढ़ाता। हम लोग ऑक्सिलरी फैन को यूज करते हैं गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए, या कहीं पर क्या करना है, जैसे ये देखिए ये हेडिंग है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी वर्किंग यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सिलरी फैन लगाएंगे और यहाँ से एक डक्ट लगा के यहाँ पर तेजी से क्या करेंगे, हवा पहुंचाएंगे। तो उस डिस्ट्रिक्ट में हवा तो उतना ही है, ये हवा को बढ़ाता नहीं है कहीं से, ठीक है, ये बस यहाँ के हवा को तेजी से यहाँ थ्रो कर रहा है, पर टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज सेम। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है कि फैन के आरपीएम को हम लोग 1000 से 1100 कर दे रहे हैं, तो पावर डेवलप, तो पावर का रिलेशन है कि वो आरपीएम के साथ इस तरह से है ना, ये क्या है आरपीएम, ये क्यूब पे वेरी करता है, ठीक है, पावर के साथ क्यूब पे वेरी करता है। हम लोग क्या किए, 1000 से 1100 कर दिए, यानी कि 1.1 टाइम्स बढ़ गया, तो पावर 1.1 का क्यूब इतना टाइम्स बढ़ेगा, तो 1.1 इंटू 1.2 1.21, 1.21 इंटू 1.1, तो हवा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा 1.33 टाइम्स से। क्या इंक्रीज करेगा, तो पावर एयर का 1.33 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग कंपनी हैविंग 7 अंडरग्राउंड कोल माइंस विद इन ए रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर। तो एक मान लीजिए कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसके पास कितना है, 7 अंडरग्राउंड कोल माइंस है। वो सारे कोल माइंस 35 किलोमीटर के अंदर रेडियस में है, और मैन पावर कितना इनके पास है, 10,500 मैन पावर है। तो कितना रेस्क्यू रूम का जरूरत है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखने जाएं तो रेगुलेशन नंबर 5 जो माइंस रेस्क्यू रूल है उसमें दिया गया, उसमें बोल रहा है कि अगर कहीं मान लीजिए 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर है ना, ये 35 किलोमीटर रेडियस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कितना भी माइंस हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और नंबर ऑफ पर्संस 5000 से कम हो, तो हम लोग एक रेस्क्यू रूम स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 7 माइंस है पर सब 35 किलोमीटर के अंदर है, तो 5000 पे एक हो जाएगा रेस्क्यू रूम, 10,000 पे दो हो जाएगा, चूंकि इसका क्या है 10,500 है, तो नंबर ऑफ रेस्क्यू रूम्स कितना हो जाएगा, 3 रेस्क्यू रूम्स हो जाएगा। इसके बारे में अगर डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे तो वो रेगुलेशन नंबर 5 है माइन रेस्क्यू रूल्स 1985 का, उसमें डिटेल्स में दिया गया है। आगे चलते हैं। फिर है द रेसिस्टेंसेस ऑफ टू पैरेलल पाथ्स आर 4 यूनिट एंड 9 यूनिट, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू पाथ। तो ये देखिए ये एक स्प्लिट है, ये दो स्प्लिट में चला गया, इसका 4 यूनिट है, इसका 9 यूनिट है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1 बाय, जब पैरेलल में रहता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√r1 प्लस 1/√r2 प्लस 1/√r3, ऐसे ये चलता चला जाता है। चूंकि यहाँ दो है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√r1 4 है, प्लस 1/√r2, ठीक है, तो r2 क्या, 1/√9 है ना, तो यानी 1/2 प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस 3 2 5/6, ठीक है। तो 1/√r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये आएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 25/36, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 36/2,
25, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये सही आंसर है। क्लियर है? पैरेलल का और सीरीज में रहता है तो सारे रेसिस्टेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ऐड कर देते हैं। तुम लोग बस पैरेलल का फॉर्मूला याद रखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी सील्ड ऑफ एरिया में 2% कार्बन मोनोऑक्साइड है, 6% ऑक्सीजन है, 9% CO2 है और 83% नाइट्रोजन है। तुमको ग्राहम्स रेशियो निकालना है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि 83% नाइट्रोजन है। इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व क्या करते हैं कि सपोज आज डे 1 को सील्ड ऑफ एरिया का रीडिंग है ये, फिर डे 2 को सील्ड ऑफ एरिया का रीडिंग है ये। ठीक है, कितना सीओ प्रोड्यूस हो रहा है और कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन है, दोनों रीडिंग से कंपेयर करके हम लोग ग्राहम्स रेशियो निकाल लेते हैं। पर इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नॉर्मल मेथड है, उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ये क्वेश्चन में 83% नाइट्रोजन है, तुमको ऑक्सीजन के बारे में सही से आइडिया नहीं मिल पाएगा। पर चूंकि अब जो प्रोसेस है उसको हम लोग अडॉप्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें रहता है कि व्हेन नाइट्रोजन इज 79.04%। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन 79.04 होता है तो ऑक्सीजन उस केस में होता है 20.93%। जब नाइट्रोजन होता है 1% तो ऑक्सीजन होता है 20.93 बाय 79.04। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 83% है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 20.93 बाय 79.04 इंटू 83। इसको हम लोग कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे, तो करके मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। 20.93 79.0, यहाँ से ऑक्सीजन आ जा रहा है 21.978%। ठीक है, अब देखिए अब तो ग्राहम्स रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, ग्राहम्स रेशियो इक्वल्स टू CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, है ना, CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो CO कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2% है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 बाय ऑक्सीजन कंज्यूम कितना है, तो 21.978 था, अभी कितना है 6% बचा है तो 6 है इंटू 100% करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम लोग फाइनली करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये फाइनली आएगा 2/21 - 6 यानी 15.978 इंटू 100%। तो इसका आंसर देखता हूँ कितना आ रहा है, तो 200 डिवाइडेड बाय 15.978, तो ये आ जा रहा है मेरा 12.5%, ग्राम्स रेशियो 12.5 आ जा रहा है। क्लियर है, तो हमारा ये वाला सही आंसर हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करने का यही मेथड है, मान लीजिए नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 है तो उसके इक्विवेलेंट में लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5%। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट फायर इन ए माइन, कि आग से लड़ने के अगेंस्ट कौन सा गैस यूज करते हैं, तो मीथेन डालेंगे तो और एक्सप्लोजन हो जाएगा, CO2 डालेंगे तो ये आग को कम करेगा, नाइट्रोजन डालेंगे ये भी आग को कम करेगा, ऑक्सीजन डालेंगे तो ये आग को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करता है, आग को कम करता है। तो इसका राइट आंसर CO2 एंड नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर होता है कि वेलोसिटी मीटर को हम लोग वेलोमीटर को किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, वेलोसिटी
वेलोमीटर को हम लोग एयर वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ से एयर वेलोसिटी हम लोग ट्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि प्रेशर डेवलप्ड बाय मेन फैन, कि मेन फैन में जो प्रेशर डेवलप हो रहा था वो अचानक से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जो मेन फैन के पास एक गॉज रहता है जो रीड करता है प्रेशर को, वो अचानक से घट जा रहा है, क्यों? तो हैवी रूफ फॉल हैज ऑकर्ड इन द मेन रिटर्न एयरवे, ये हैवी रूफ फॉल हैज ऑकर्ड इन द मेन इनटेक एयरवे, हैवी लीकेज ऑफ एयर, जब मेन फैन जो प्रेशर शो कर रहा है वो तभी घटेगा जब काफी एयर लीकेज हो जाएगा, ठीक है, किसी वेंटिलेशन डोर से, सरफेस से, एयरलॉक से कहीं पर लीकेज ऑफ एयर बहुत ज्यादा होगा, उस केस में जो मेन फैन रीडिंग कर रहा है प्रेशर का वो घट जाएगा अचानक से, ठीक है। क्योंकि अचानक से कोई गेट खुल गया है या एयरलॉक कोई डिस्टर्ब हो गया है, तभी अचानक से प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। फिर है ऑक्सिलरी वेंटिलेशन एग्जॉस्ट सिस्टम इज एडॉप्टेड वेयर द मेन प्रॉब्लम इज, कि हम लोग ऑक्सिलरी वेंटिलेशन से क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी फैन से वेंटिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चार टाइप का सिस्टम होता है, एक होता है फोर्सिंग, एक होता है एग्जॉस्ट, एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल। ये चार टाइप का वेंटिलेशन होता है एग्जॉस्ट फैन से, ठीक है। तो इसमें क्या है, एग्जॉस्ट सिस्टम को हम कब अडॉप्ट करते हैं, क्लियर है। तो फोर्सिंग में क्या होता है, जब हमको फेस पे एकदम अच्छा एयर पहुंचाना है, डस्ट वस्ट नहीं पहुंचाना है, फ्रेश एयर पहुंचाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्सिंग को यूज करते हैं, क्लियर है। अब चूंकि क्या होता है, फोर्सिंग में हवा का स्पीड भी ज्यादा रहता है, तो हवा का स्पीड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, डस्ट जाएगा, पर जो फेस तक हवा पहुंचेगा वो, उसमें क्या होगा, गैसेस कम होंगे, प्लस उसमें मॉइस्चर कम होगा, पर उसमें डस्ट का प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम तब अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्या चाहेंगे कि फेस पे हमारा डस्ट ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेस्पिरेबल डस्ट, ठीक है। तो चार तरह का हम लोग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं ऑक्सिलरी वेंटिलेशन के लिए। तो फोर्सिंग का अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, फेस पे साफ एयर को पहुंचाएगा, है ना, मॉइस्चर फ्री एयर पहुंचाएगा। पर जहाँ डस्ट का प्रॉब्लम, पर फोर्सिंग के कारण क्या होता है कि हवा का स्पीड भी ज्यादा होता है ना, ज्यादा स्पीड में एयर ब्लो होगा, ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, तो ज्यादा वेलोसिटी होगा तो डस्ट का प्रॉब्लम होगा। तो डस्ट का प्रॉब्लम होगा तो जहां पर हमको डस्ट नहीं चाहिए वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्सिंग नहीं यूज करके क्या करेंगे, एग्जॉस्ट यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो वेंटिलेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं ये ऑक्सिलरी फैन के थ्रू, वो फोर्सिंग ही रहता है, पर जहां डस्ट नहीं चाहिए वहां एग्जॉस्ट अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर है कि दो CMR 1957, अब तो ये CMR 2017 हो गया है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी अप्रूव्ड बाय, तो इसको कौन अप्रूव करेंगे, कि मान लीजिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ना, कि जैसे मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाता है तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले से ऑर्डर दिया हुआ है कि सारे व्यक्ति को वहां से निकाल लो, है ना, तो रेगुलेशन 157 में इसका डिटेल्स दिया भी गया है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्रूव कौन करता है, तो रीजनल इंस्पेक्टर करते हैं, है ना। तो फिर से एक इवाशी वाला क्वेश्चन आ जा रहा है कि इवाशी ऑफ फैन हैज एन एरिया है 5 मीटर स्क्वायर एट द बेस है एंड 15 मीटर स्क्वायर एट द आउटलेट है, ठीक है। व्हेन द आउटपुट ऑफ फैन इज 75 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द किलोवाट ऑफ पावर विल बी ऑब्टेन्ड। देखिए आउटपुट कितना है, यहाँ से 75 है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्यू बराबर क्या है, 75 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो यहाँ से V1 इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाय A1, तो क्यू कितना है 75 है, A1 कितना है 5 है, तो V1 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से निकल गया। V2 निकालिए, V2 इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाय A2, A2 कितना है, क्यू तो यही 75 रहेगा, A2 है 15, तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, मेरा V1 V2 निकल गया, ठीक है। तो अब ये एफिशिएंसी निकाल, सॉरी, हेड डबल आउट बाई वैसे निकालना, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G इंटू एफिशियंसी। एफिशियंसी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो कितना होगा, देखिए V1 स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर
बाई 2 इंटू 9.81, एफिशिएंसी 100% यानी कि 1 है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 225 माइनस 25, तो यानी 200/2 इंटू 9.81। तो इसको हम लोग सॉल्व करते कितना आएगा, तो 200 भागा, ये आ जा रहा है मेरा 10.193 मीटर ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। अब हमको यहाँ निकल गया, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, बाकी चीज को भी हम लोग डिलीट करते हैं। अब हमको क्या निकालना है कि पावर कितना ये डेवलप कर रहा है ना ये वाशीकरण। तो पावर बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू क्वांटिटी होता है, ठीक है, प्रेशर इनटू क्वांटिटी। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच रो जी इनटू क्वांटिटी। तो एच मेरा यहाँ से आ गया 10.193 इंटू रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 होता है, इंटू ग्रेविटी 9.81 है, इंटू क्यू कितना है 75 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं सॉल्व करके। 10.193 इंटू 1.2 इंटू 9.81 इंटू 75, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 8999.39, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। यानी कि अप्रोक्स कितना है वाट हो, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 8.99939 किलोवाट, ठीक है। तो 8.999 यानी कि ये 9 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या है, ये वाला है, 9 किलोवाट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कितना साइज में डस्ट पार्टिकल्स एयरबॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो एयरबॉर्न मतलब कि आप कुछ भी करिए वो डस्ट पार्टिकल हवा में ही रहेगा। तो जब 10 माइक्रोमीटर से छोटा साइज का डस्ट पार्टिकल रहता है तो वो एयरबॉर्न हो जाता है ना। फिर आप कितना भी कुछ करेंगे वो एयर में ही रहता है। While approaching within 60 मीटर of waterlogged working, the height of gallery in meters should not exceed। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 60 मीटर से अंदर में वर्क करने लगेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसका अगर लिटरेचर तो उसमें रहेगा कि उस केस में जो हाइट गैलरी का साइज है वो हम लोग 2.4 इंटू 2.4 हो जाएगा। यानी कि विथ भी 2.4 मीटर ही रखेंगे और हाइट भी 2.4 मीटर ही रखेंगे। क्लियर है। या वैसे एरिया में जहाँ हमको पता नहीं है कि आगे क्या कंडीशन है, ओल्ड वर्किंग में भी है ना, तो हम लोग यही साइज रखेंगे, गैलरी का 2.4 विथ रखेंगे, 2.4 हाइट रखेंगे, और हम लोग एडवांस्ड बोरहोल 3-3 मीटर का एटलीस्ट क्या करते जाएंगे, ड्रिल करते जाएंगे, तभी हम लोग वर्किंग करेंगे। तो इसका सही आंसर है 2.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्यूज चेम्बर इज प्रोवाइडेड इन अंडरग्राउंड माइन। अब रिफ्यूज चेम्बर क्या है कि वहां पर आके रेफ्यूज कर सके आदमी, शेल्टर ले सके। तो वेस्ट मटेरियल स्टोर करने के लिए नहीं, इनफ्लामेबल मटेरियल स्टोर करने के लिए नहीं, ये भी नहीं है ना। वहां पर क्या कर सके, फायर या एक्सप्लोजन के केस में आदमी वहां आकर के शेल्टर ले सके। तो रिफ्यूज का अर्थ ये है कि वहां आदमी शेल्टर ले सके, कब ले सके, फायर या एक्सप्लोजन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है द लोअर लिमिट ऑफ मीथेन विथ इंक्रीज इन एयरबॉर्न कोल डस्ट फ्रॉम 0 to, इसमें बोल रहा है कि अगर माइंस में मीथेन का लोअर लिमिट अगर कोल डस्ट ज्यादा है तो मीथेन का लोअर लिमिट क्या होगा, घटेगा। इसका आंसर क्या है कि अगर माइंस में कोल डस्ट ज्यादा है तो लोअर लिमिट ऑफ मीथेन क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ मीथेन घटेगा, ठीक है। और फिर है लैग ऑन इग्निशन। लैग ऑन इग्निशन क्या होता है, लैग ऑन इग्निशन मतलब कि हम लोग आग दिए और कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट हुआ, इसमें देखेंगे 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। क्यों, ताकि जो हम लोग आग दिए उससे वो सब्सटेंस सफिशिएंटली हीट होगा पहले, तब वो जलना स्टार्ट होगा। तो लैग ऑन इग्निशन क्या होता है
time required for reaction between oxygen and methane and for absorption of definite amount of heat। तो मीथेन तुरंत एक्सप्लोड नहीं करेगा, पहले वो क्या होगा कि थोड़ा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे जाएगा, फिर वो एक्सप्लोड होगा। तो नॉर्मली ये 10 सेकेंड होता है लैग ऑन इग्निशन, ठीक है, ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फिर है डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ स्टोन डस्ट, की स्टोन डस्ट बैरियर जो बनाते हैं, मान लीजिए एक्सप्लोजन अचानक होगा तो स्टोन डस्ट क्या हो, डिस्पर्स हो, वो फैले, तो वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो वो काइंड ऑफ डस्ट, फाइनेस ऑफ डस्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, काइंड ऑफ डस्ट, किस टाइप का डस्ट है, अलग अलग रॉक के डस्ट का डिस्पर्सिबिलिटी अलग अलग होता है, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा। फाइनेस ऑफ डस्ट, डस्ट जितना फाइन होगा वो उतना ज्यादा डिस्पर्स होगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो फिर डस्ट डिस्पर्स नहीं करेगा, तो मॉइस्चर पे भी डिस्पर्स करेगा। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दिस थ्री, ठीक है, तो ये वाला सही आंसर है ना। नेक्स्ट है द ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन इज 37.3%, एयर पावर इज 100 पावर, तो इनपुट मोटर पावर विल बी, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, एयर पावर बाय इनपुट पावर, ठीक है, ये हो जाएगा है ना। एफिशिएंसी कितना है, 37.3% है, तो बाय 100 कर दिए। एयर पावर कितना है, 100 HP है, तो 100 हॉर्स पावर को वाट में करेंगे, क्योंकि यहाँ किलो वाट में मांगे, पहले वाट में करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। बाय यहाँ से इनपुट पावर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट पावर को हम लोग चाहें तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा, तो मैं सॉल्व करके देखता हूँ कितना आता है। तो यहाँ से इनपुट पावर को इधर लेते जाइए, तो 37.3 बाय 100 कितना होगा, 37.3 बाय 100, तो ये 0.373 है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 74600 डिवाइडेड बाय 0.373 इज इक्वल्स टू, आंसर आ रहा है मेरा 200,000, ठीक है। अब इसको किलोवाट में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा 200 किलोवाट, ये आंसर है, ठीक है। तो इनपुट मोटर पावर विल बी 200 किलोवाट, है ना। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है कि किसी वेंटिलेशन डक्ट का हम लोग रेसिस्टेंस कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लंबा भी, अब रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, पढ़े होंगे, प्रेशर इक्वल्स टू R Q² हो गया, और एक इक्वेशन आता है KS Q² बाय AQ। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, KS/AQ, ठीक है। तो डक्ट का अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। एस बराबर क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ डक्ट इनटू लेंथ ऑफ डक्ट, ठीक है। तो वो उस पे तो लेंथ ऑफ डक्ट पे तो डिपेंड करेगा नहीं, जितना लंबा डक्ट रहेगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। लार्ज डायमीटर का डक्ट रहेगा तो ये एरिया क्या होगा, एरिया से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो डक्ट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सही आंसर ये है, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ एयर थ्रू डक्ट, तो रेसिस्टेंस फ्लो ऑफ एयर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यूजिंग ए डक्ट हैविंग कोरुगेटेड इंटरनल सरफेस, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो एरिया कब बढ़ेगा, जब डायमीटर ऑफ डक्ट को हम लोग बढ़ाएंगे। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा डायमीटर ऑफ डक्ट, ठीक है, लार्ज डायमीटर डक्ट यूज करके। अब है कि एयर पावर को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, R Q² होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी स्क्वायर इक्वल्स टू P/R है, तो Q इज इक्वल्स टू √P/R, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि Q इज इक्वल्स टू √P/R। तो यहाँ रहने दीजिए प्रेशर इंटू
क्यू के जगह √P/√R ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, एयर पावर घटाना है। तो प्रेशर को रिड्यूसिंग द प्रेशर डेवलपमेंट इन फैन, तो हाँ प्रेशर घटा देंगे तो पावर घट जाएगा, सही है। बाय रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द माइन, माइन के रेसिस्टेंस को अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिड्यूसिंग द पावर डेवलपमेंट इन फैन एंड बाय रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द, एक सेकेंड, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द माइन, रेसिस्टेंस, एक सेकंड, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एयर के प्रेशर, फैन के प्रेशर को घटा दें तो पावर कंजम्पशन बाय फैन भी क्या हो जाएगा, या पावर प्रोड्यूस्ड इन एयर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही है। अब अगर हम लोग रेसिस्टेंस को घटा दें, ठीक है, तो रेसिस्टेंस को घटा देंगे तो पावर लॉस जो होता है, तो लॉस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय फैन कैसे होता है कि माइन के रेसिस्टेंस के ज्यादा रहता है तो उसको ओवरकम करने में क्या होता है, फैन पावर का लॉस होता है। तो अगर हम लोग रेसिस्टेंस भी घटा दें तो पावर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कि जो फैन को डेवलप करना है पावर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आरपीएम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फैन का पावर और बढ़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगल ऑफ अटैक इज डिफाइंड बाय, एंगल ऑफ अटैक को अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें ये आएगा कि ये कॉर्ड ऑफ द एयरफॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। इसको डिटेल अगर हम लोग चाहें तो गूगल में पढ़ सकते हैं या यूट्यूब में कोई वीडियो देख सकते हैं, उससे हमको इसका सही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर है कि एमिशन ऑफ मीथेन इन अंडरग्राउंड हेल्प द इन्वायरमेंट बाय, कि अंडरग्राउंड में जो मीथेन एमिशन होता है उसके कारण क्या होता है, हवा हल्का हो जाता है, हवा हल्का हो जाता है तो वो आकाश शाफ्ट में इजिली मूव करने लगता है। तो ये नेचुरल वेंटिलेशन को एड करता है, नेचुरल वेंटिलेशन को मदद करता है, कैसे, हवा को हल्का करके, हवा के डेंसिटी को हल्का करके, ठीक है, क्योंकि वो सब ऐड होते जाता है एयर में, और एयर में लाइट गैस होता है, ऐड होता है, तो अल्टीमेटली हवा का डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि हम लोग जो फ्लेम सेफ्टी लैंप लेते हैं उससे परसेंटेज टेस्ट करने से पहले क्या है कि हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट कर लें, है ना। अगर 3% से ज्यादा कहीं पर एक्यूमुलेशन टेस्ट से ही अगर कहीं स्प्रिंगिंग एक्शन या जंपिंग एक्शन होने लगता है फ्लेम में, हम लोग समझ आते हैं कि 3% से ज्यादा वहां पर मीथेन है, फिर वहां परसेंटेज टेस्ट करने नहीं जाते हैं। अगर परसेंटेज टेस्ट करने जाएंगे हो सकता है फ्लेम सेफ्टी लैंप में आग पकड़ जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज टेस्ट करने से पहले बेटर है कि हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट कर लें। फिर है कि लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ कंबस्टेबल गैसेस, है ना। इसको कैसे निकालते हैं, तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल से निकालते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मान लीजिए उसमें हाइड्रोजन है, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, तो हम लोग लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, किससे निकालते हैं, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी फॉर्मूला रहता है x इक्वल्स टू 100/v1 बाय x1 प्लस v2 बाय x2 प्लस डॉट 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 v3 बाय x3, जितना भी गैसेस है सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। v1 v2 क्या है, परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट, परसेंट बाय वॉल्यूम कि अलग अलग गैसेस का कितना परसेंटेज है, ठीक है। और x1 x2 क्या है कि उन एक इंडिविजुअल गैस, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो हो सकता है 40% है, और हाइड्रोजन का लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी है 4.5 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 100/40/4.5, ठीक है। मान लीजिए इथेन है 30%, तो 30 इसका होता है 5.2, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल से हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ इनफ्लेमेबिलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ कम्बस्टेबल गैसेस निकल जाएगा, ठीक है। ये मैं बस इमेजिनरी एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है काटा थर्मोमीटर का यूज। काटा थर्मोमीटर वो होता है इसमें दो थर्मोमीटर्स लगे रहते हैं, ठीक है, एक ड्राई काटा एक वेट काटा। इसको हम लोग वेट
क्लॉथ से कोटिंग किए रहते हैं। ड्राई कटर रीडिंग लेने का कोई खास मतलब फायदा होता नहीं है, ठीक है। और ये वेट कटर थर्मोमीटर रीडिंग लेने का ही फायदा होता है। और फिर हम लोग काटा फैक्टर और कितना टाइम लग रहा है 38 से 35 डिग्री सेल्सियस में आने में, फिर उस टाइम को काटा फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमको कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर निकल जाता है। तो काटा थर्मोमीटर का क्या यूज है? कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर निकालना, ठीक है। कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर निकालना है ना, तो ये कूलिंग रेट सही आंसर है। अब है कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल इज ऑन हायर साइड। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि हम लोग एक फर्नेस है, सपोज ये 150 डिग्री सेल्सियस पे हीटेड है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कोयला डाल दिए, क्या होगा? कोयला हीट होना शुरू होगा, पहले 30 पे जाएगा, 40, 50, 60, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, है ना, कि कोयला का टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर को एक्सीड कर देगा। फर्नेस का टेम्परेचर को भी हम लोग बढ़ाते हैं ना, पहले सपोज 100 किए, फिर 110 किए, फिर 120 किए, 125 की, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब ये कोयला का टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर को एक्सीड कर जाता है। सपोज 151 डिग्री सेल्सियस हो गया कोयला का टेम्परेचर, तो 150 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलेंगे कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल है, ठीक है। वो टेम्परेचर जिसमें कि कोल का टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर को एक्सीड कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कोल यहाँ पर होना स्टार्ट कर देता है। तो किसी भी कोयले का जितना ज्यादा क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, वो उसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्लो होगा, ठीक है, लेस होगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, लेस। फिर नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो एक तो होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग, फायर प्रूफ स्टॉपिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, ठीक है। एक वेंटिलेशन स्टॉपिंग होता है, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अंडरग्राउंड माइंस के अंदर यूज करते हैं वेंटिलेशन नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। कहीं डोर लगा देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग हम लोग बनाते हैं उसका कम से कम थिकनेस होना चाहिए 38 सेंटीमीटर। ये आइसोलेशन स्टॉपिंग, फायर प्रूफ स्टॉपिंग वो सबसे अलग है, ठीक है। तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस होना चाहिए 38 सेंटीमीटर, ठीक है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग को हम लोग क्या करते हैं, ये वॉल या अदर स्ट्रक्चर रहता है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ एयर अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। इट डायरेक्ट्स एयर फ्लो और सेपरेट इनटेक एंड रिटर्न एयर। तो ये एयर फ्लो को डायरेक्शन देता है और ये इनटेक और रिटर्न एयर फ्लो को भी अलग अलग करता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम थिकनेस होना चाहिए 38 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? ये 38 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीटोट ट्यूब का क्या काम है। तो माइंस के अंदर हम लोग पीटोट ट्यूब को यूज करते हैं एयर वेलोसिटी मेजर करने के लिए। तो मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी है ना। और ये पीटोट ट्यूब किसी डक्ट का, पाइप का में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो एयर वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करके बताता है। अपर है कि पीटोट ट्यूब का यूज टू एयर वेलोसिटी मेजर करने के लिए। पीटोट ट्यूब से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? तो हम लोग स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं ना, स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ वेलोसिटी प्रेशर निकालते हैं, वेलोसिटी प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी प्रेशर निकल जाता है, ठीक है। अब वेलोसिटी प्रेशर इक्वल्स टू फिर क्या होता है? रो वी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ एयर पता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना, 2 PV बाई रो। यहाँ से हम लोग को क्या होता है? वेलोसिटी निकल जाता है एयर का, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज करके एयर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे पीटोट ट्यूब का काम क्या है? एयर वेलोसिटी निकालना। कैसे निकलता है? तो इस फॉर्मूले से निकलता है। पीटोट ट्यूब से कौन कौन सा प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। पीटोट ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं? किसी डक्ट में, किसी पाइप के थ्रू जब एयर फ्लो हो रहा है तो ये उसका प्रेशर को मेजर करता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी इन डक्ट। ये सही आंसर होगा ना, ठीक है। पीटोट ट्यूब को हम लोग डायरेक्ट एयर वेलोसिटी ऑफ माइन में मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। पीटोट ट्यूब किसी डक्ट में, किसी पाइप के थ्रू जब एयर फ्लो होता है तो वहां हम लोग पीटोट ट्यूब को यूज करते हैं एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज कर सकते हैं, साइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं, आसमान साइक्रोमीटर है, बहुत टाइप है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर अनिमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एयर वेलोसिटी मेजर करते हैं, वेलोमीटर से वेलोसिटी मेजर करते हैं, मैनोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं, तो साइक्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया में जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना होता है, ठीक है। तो ये जियोथर्मल ग्रेडियंट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। तो कहीं बुक में 1/28 है, 1/32 है, ये सही नहीं है। हमारे इंडिया में है 1/38.4, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/38 मीटर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस हर 38 मीटर जाने पर। किसी किसी कंट्रीज में 20 भी है, कहीं 25 भी है, कहीं 80 भी है, ठीक है, ये जियोथर्मल ग्रेडियंट। पर हमारे कंट्री में 1/38.4 है, तो सही आंसर ये वाला है। इसको याद रखें, इसके अलावा कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। कहीं 1/32, 1/40 वो सब गलत है। सही आंसर है ये जीवी मिश्रा के बुक में भी देखेंगे तो वहां पर यही दिया गया है ना। अलग अलग कोलफील्ड का, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग दिया गया है, इंडिया का ये है, ठीक है। तो ये सबसे ऑथेंटिक आंसर है। फिर बोल रहा है कि डीपिलरिंग जब हम लोग डिग्री 3 गैसी माइंस में करेंगे तो वहां पर हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं। तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग जो बनाते हैं तो कितना स्टॉपिंग बनाते हैं, एक ये स्टॉपिंग हुआ, एक इधर है ना, बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये 1 मीटर मोटा रहता है, ये 1 मीटर मोटा रहता है, तो दो स्टॉपिंग बनाए, वी शुड हैव टू स्टॉपिंग्स ईच 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर 1 मीटर और बीच में 4.5 मीटर जो जगह छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इनकम्बस्टिबल मटेरियल से पैक करते हैं। आंसर हो जाएगा 214.5, ठीक है। और वो मटेरियल क्या होगा, इनकम्बस्टिबल होगा ना। इनकम्बस्टिबल मतलब जिसमें आग नहीं पकड़ता है, तो सही आंसर ये है। हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, डिपिलरिंग एरियाज में बना क्या रहे हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। एक्सप्लोजन प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, दो स्टॉपिंग बनाते हैं, है ना। बीच में 4.5 मीटर जगह को खाली छोड़ते हैं, उस खाली जगह को इनकम्बस्टिबल मटेरियल से भरते हैं। और वो जो दो स्टॉपिंग बना रहे हैं, एक एक स्टॉपिंग का चौड़ा मोटाई कितना रहता है, 1-1 मीटर कम से कम रहता है, ठीक है। फिर है फ्लेम सेफ्टी लैंप मीथेन परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो ये 1.25 से 4% तक हम लोग मेजर कर सकते हैं फ्लेम सेफ्टी लैंप से, ठीक है, फ्लेम कर्व को देख करके। फिर है जीएल एपरेटस का क्या यूज है, तो जीएल एपरेटस सीओ के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सील्ड ऑफ एरिया को रीओपनिंग करने से पहले 14 दिन पहले हम लोग किसको नोटिस देते हैं, तो सही आंसर है चीफ इंस्पेक्टर को भी देते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को भी देते हैं। ये सब सब सीएमआर का क्वेश्चन है, सीएमआर में दिया हुआ है। फिर है आपका शाफ्ट, क्या है आपका शाफ्ट, वो है जहां से क्या होता है, गर्म हवा बाहर जाता है, तो शाफ्ट यूज टू असेंड एयर, ठीक है, गर्म हवा ऊपर जाता है बाहर जाता है, जो भी बोले। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए डिस्ट्रिक्ट शैल बी कट ऑफ इमीडिएटली गिव द परसेंटेज ऑफ। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी प्लेस ऑफ माइंस में जहां पर क्या होगा, मीथेन या इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 1.25% से ज्यादा होगा, हम लोग वहां पर इमीडिएटली बिजली को कट कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा 1.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सटेंशियली बिल्ड वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड हैव मिनिमम थिकनेस ऑफ, ठीक है। तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस कितना होगा, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे 38 सेंटीमीटर। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का क्या यूज है कि वो इनटेक और रिटर्न को सेपरेट करने के लिए, एयर फ्लो को डायरेक्शन देने के लिए अंडरग्राउंड माइंस हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग दो प्रकार का हो सकता है, वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। फिर है कि किसी सेकेंड डिग्री गैसी माइंस में उसमें दो या दो से ज्यादा ऑक्सिलरी फैन हमको लगाना है, तो हमको उसके लिए डीजी सॉरी रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। ये भी सीएमआर में दिया हुआ है ना, कि किससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस नहीं होता है, कैसे प्रोड्यूस नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल से होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से होता है, कोल के जलने से होता है, ठीक है। तो ये सबसे होता है, तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ ऑप्शंस। टिम्बर के, लकड़ी के सड़ने गलने से भी CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वेंटिलेशन। तो ऑक्सिलरी वेंटिलेशन मैंने बताया था कि चार टाइप का होता है। फोर्सिंग होता है, एग्जॉस्ट होता है, ओवरलैपिंग होता है, एग्जॉस्ट, ओवरलैपिंग, फोर्सिंग और रिवर्सिबल। ठीक है, फोर्सिंग एक होता है। ये चार टाइप का होता है ऑक्सिलरी वेंटिलेशन। तो गलत आंसर क्या है? इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये नहीं होता है। तो कौन सा ऑक्सिलरी वेंटिलेशन का प्रकार नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबल। ठीक है। अब न्यूमनकोनियोसिस कैसे होता है? तो डस्ट की वजह से होता है, और वो डस्ट क्या होता है? नॉन फाइब्रोजिनस डस्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये रेडॉन के कारण नहीं होता है, एस्बेस्टस फाइबर्स के कारण नहीं होता है, इसके कारण भी नहीं होता है। नॉन फाइब्रोजिनस डस्ट के कारण न्यूमनकोनियोसिस होता है। न्यूमनकोनियोसिस क्या है? लंग्स का एक प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर है कि एयर में स्प्लिटिंग ऑफ एयर, यानी कि एक मेन रोडवे है, उससे हम लोग क्या किए, दो रोडवे में उसको एयर फ्लो को क्या किए, स्प्लिट कर दिए, है ना। इसका क्या फायदा है? तो इससे फायदा क्या होता है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में साफ हवा जाता है ना। ठीक है। और और क्या फायदा होता है कि रेसिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए एक का था 1/√2, सपोज मान लेते हैं एक का 4 था, एक का 9 था, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/√2 √4 प्लस 1/√9, है ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घट जाता है जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाता है। 1/2 प्लस 1/3, है ना। तो ये हम लोग ये क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो ये फाइनली हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 36/25। ठीक है। तो ये देखिए एक चीज, एक का 4 था, एक का 9 था, टोटल का हो गया 1 पॉइंट कुछ हो गया। ठीक है, 1.25 हो गया। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घट गया। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घट जाता है, तो ये भी सही है, और ये फ्रेश एयर भी दोनों डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों सही है। तो ये दोनों इस वाले में ऑप्शन में सही है। ठीक है। स्प्लिटिंग से क्वांटिटी नहीं घटता ना, क्वांटिटी क्या होता है? सेम ही रहता है। ठीक है। अगर दो स्प्लिट में स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से Q आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? Q1 इधर गया, इधर क्या हो गया? Q2 गया। ये Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। स्प्लिटिंग से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घट जाता है, और दोनों डिस्ट्रिक्ट को फ्रेश एयर मिलता है। ठीक है। अब है कि वो पॉइंट जहां पर फैन कैरेक्टरिस्टिक और माइन कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं ना। बुक में दिया हुआ है कि वो पॉइंट जहां पर फैन कैरेक्टरिस्टिक माइन कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि फैन को इसी ऑपरेटिंग पॉइंट के आसपास चलाएं, तो हमको एफिशिएंसी बेटर मिलेगा। ठीक है। अब है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तीन आइडेंटिकल रोडवे का आर है। अब हम लोग क्या किए, एक एक्स्ट्रा रोडवे ऐड किए, तो चार रोडवे हो गया। तो अभी कितना रेसिस्टेंस होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि तीन इक्विवेलेंट, तीन रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये स्प्लिट है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, 1 2 3 है। तो ये बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है? आर है, तीनों का, है ना। पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या है सॉल्व करने का? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये आर है, ये आर है, ये आर है। ठीक है। तो 1/√R प्लस 1/√R। ठीक है, प्लस 1/√R, यही है कि पैरेलल में जब सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ये हो जाएगा 3/√R, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? आर के बराबर है, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट की जगह आर लिख देते हैं। ठीक है। 1/√R इक्वल्स टू 3/R, तो 1/R इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे तो 9/R। क्लियर है। तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू R/9 हमको मिल जा रहा है। रहने देते हैं। अब बोल रहा है कि तीन था ही, एक और ऐड कर दो जिसका रेसिस्टेंस है R है। अब चारों का कितना हो जाएगा? तो 1/ निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/√R प्लस 1/√R प्लस 1/√R प्लस 1/√R। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/√R हो जाएगा। अब इसको 1/R इक्विवेलेंट करने दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये 16/R हो जाएगा। ठीक है।
तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, आर बाई 16। अब यहाँ से निकाल लीजिए, आर इक्वल्स टू क्या है, 9 आर है। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, तो 9 आर बाई 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5625 आर। तो आर इक्विवेलेंट जब चार रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है कि इन ओपन कास्ट माइन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन एट एरिया वेयर ड्रिलिंग रिग वर्क्स इज। तो रेगुलेशन नंबर 6, सॉरी, सर्कुलर नंबर 6, सर्कुलर नंबर 7 है ना, डीजीएमएस का दो सर्कुलर है, ईयर है 2016 का, उसमें अपडेटेड दिया गया है कि कहाँ पर कितना क्वांटिटी ऑफ लाइट, कितना लक्स लाइट पहुंचना है वर्किंग में। तो ये सब पुराना डाटा, हम लोग रेगुलेशन सर्कुलर 6 और सर्कुलर 7 को रिफर करेंगे। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ, इस क्वेश्चन टॉपिक को सॉल्व कराया हूँ, तो वहां से जाके हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट डाटा देख लेंगे और कुछ कुछ को याद कर लेंगे, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर है फॉर गैस सर्वे इन बोरहोल्स इन डिग्री 1 गैसेस इन बोरहोल्स shall be drilled at number of active development phases or in pillar sites so however। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 45, 45 टू और मोर नंबर ऑफ राइजिंग, है ना। ये गैस सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको डाटा को याद रखिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो सिमिलर यही सेम टू सेम उठ के आ जाएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे कि गैस सर्वे करने के लिए डिग्री 1 गैसी माइंस में बोरहोल शैल बी ड्रिल्ड एट नंबर ऑफ एक्टिव डेवलपमेंट फेसेस और इन पिलर साइट्स सो हाउएवर दैट एटलीस्ट वन सेटअप बोरहोल शैल बी पुट इन ए ब्लॉक ऑफ, तो 45 मीटर इंटू 45 मीटर में। ठीक है, a set of boreholes shall consist of two or more number of boreholes so position to intersect almost the whole of the working section of the seam। तो इसको याद रखिएगा, अगर आएगा तो यही क्वेश्चन सीधा सीधी आएगा, तो 45 इंटू 2 ये गैस सर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, बोरहोल करके हम लोग गैस सर्वे कर रहे हैं। फिर है आइसोलेशन स्टॉपिंग, जब हम लोग बनाते हैं तो मिनिमम लॉकिंग इन कोल रखते हैं 1 मीटर रखते हैं, सेल में 30 सेंटीमीटर रखते हैं और सैंडस्टोन में 15 सेंटीमीटर रखते हैं। 130, 15 ये सही आंसर है। ठीक है, फिर है हार्मफुल गैसेस इन ब्लास्टिंग फ्यूम्स। ब्लास्टिंग फ्यूम में हार्मफुल गैसेस होता है, सीओ होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है। सीओ का परसेंटेज 50 ppm के अंदर रखते हैं, एनओएक्स का है 5 ppm है। ठीक है, तो यही परसेंट में 0.005% हो जाता है और ये 5 ppm 0.0005%। ठीक है, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड 0.005% यानी 50 ppm एंड नाइट्रोस फ्यूम्स 5 ppm या 0.0005%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पास एट इमीडिएट आउटवायर वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस इन डिग्री 2 माइन। इसका सही आंसर 30 मीटर पर मिनट। तो ये भी सीएमआर में दिया गया है, वहां से हम लोग डिग्री 1 में, डिग्री 2 में, डिग्री 3 में सबको देख लेंगे, ये क्वेश्चन तो बदल बदल के ये आ सकता है। तो इसका सही आंसर है 30 मीटर पर मिनट। इसको बस हम लोग एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब बूस्टर फैन का क्या काम है, तो बूस्टर फैन एक डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करता है। ठीक है, किसी हेडिंग को नहीं करता है। बूस्टर फैन को हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर बूस्टर फैन को हम लोग मेन फैन के साथ यूज कर सकते हैं अटैच करके। ठीक है, सीरीज में बूस्टर फैन को मेन फैन के साथ करेंगे यूज, तो वो ओवरऑल प्रेशर डबल्ड बाय मेन फैन को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। फिर है कि उनमें से कौन सा गैस पॉइजनस है, तो पॉइजनस व्हिच ऑफ मोस्ट पॉइजनस, सबसे ज्यादा पॉइजनस क्या है, तो हम लोग को पता है सीओ का हम लोग 50 ppm रखते हैं, एनओ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का 5 ppm रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5% रखते हैं, मीथेन का तो जान ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉइजनस क्या है, जो सबसे ज्यादा कम हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज्यादा पॉइजनस है। ठीक है, फिर इफेक्टिव सीलिंग, कोई एरिया इफेक्टिवली सीलिंग हुआ है, इसका अर्थ है कि वहां पर फ्रेश एयर नहीं जा रहा है। तो फ्रेश एयर नहीं जा रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंबशन के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज घटता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रिडक्शन ऑफ O2%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO बाय O2 यानी कि ग्राहम्स रेशियो
ग्राहम्स रेशियो घट रहा है, रेशियो इज डिक्रीजिंग। घट रहा है मतलब आग बुझ रहा है, ठीक है। तो मतलब आग बुझ रहा है, तो डिक्रीज इन फायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।